अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा चैप्टर है कैरेज ऑफ गुड्स बाय एयर, बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही शॉर्ट सा चैप्टर है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं और उसके बाद जो रह जाएगा वो हमारा पार्टनरशिप एक्ट रह जाएगा। ठीक हो गया, तो इसको हम शुरू कर लेते हैं। जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कि जब हम कोई चीज़ भिजवा रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसके हमने 3 वे पढ़े: कैरेज ऑफ गुड्स बाय लैंड, कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी, कैरेज ऑफ गुड्स बाय एयर। कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी में हमने देखा था कि जो सबसे सस्ती जो कैरेज पड़ती है वो कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी पड़ती है, क्योंकि उसमें डेज़ एक तो ज़्यादा लग जाते हैं, दूसरा ये कि उसमें रिस्क जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस लिहाज से वो ज़रा सस्ती पड़ जाती है। और कैरेज ऑफ गुड्स बाय एयर का मैंने आपको थोड़ा सा एक बताया था कि कैरेज ऑफ गुड्स बाय एयर जो होता है वो हमें महंगा पड़ता है बाकी 2 कैरेज से। ठीक है, और इसमें ऐसी चीज़ें भेजी जाती हैं जो कि कीमती किस्म की होती हैं, जो कीमती होती हैं, जैसा कि डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, इस तरह की कोई भी कैरेज होती है। ठीक हो गया, और उसके बाद हम इसको पढ़ लेते हैं कि द लॉ रिलेटिंग टू कैरेज ऑफ गुड्स बाय एयर इज़ कंटेन्ड इन द कैरेज बाय एयर एक्ट 2012. The act has 6 schedules. These schedules contains the provisions of the following. कि कैरेज ऑफ गुड्स बाय एयर के रिलेटेड जो एक्ट है, जो लॉ है, उसको हम एयर एक्ट 2012 कहते हैं, और ये 6 शेड्यूल्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं उसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट शेड्यूल है जी वर्सा कन्वेंशन 1929। सेकंड शेड्यूल हैगो प्रोटोकॉल 1955। थर्ड शेड्यूल ग्वादलाजारा कन्वेंशन 1961। फोर्थ शेड्यूल मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1999। फिफ्थ शेड्यूल रूल्स रिलेटिंग टू लोकल एयर कैरेज। सिक्स शेड्यूल लाइबिलिटी ऑफ कैरेज इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ अ पैसेंजर। ठीक हो गया, इसके हम देख लेते हैं कि द रूल्स कंटेंट इन द फर्स्ट 4 शेड्यूल्स आर एप्लीकेबल टू ऑल इंटरनेशनल कैरेज। ठीक हो गया, वो कहता है कि ये जो पहले 4 शेड्यूल बयान किए गए हैं ना, वो सारी एप्लीकेबल हैं जो कि इंटरनेशनल एयर कैरेज में इनको लागू किया जाता है, या इसको स्पेसिफाई किया जाता है, या इसके ज़रिए से जो हम कैरेज कर रहे होते हैं इनका इस्तेमाल ज़रूर आता है। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट, कतई नज़र इसके कि जो हवाई जहाज़ है और उसकी जो नेशनैलिटी है कौमियत के लिहाज से। ठीक हो गया, और उसके बाद आ जाता है हाई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। हाई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी means the governments of all countries which are signatory to the Warsaw Convention rules. Pakistan is a signatory to Warsaw Convention and is a high contracting party. High contracting party ऐसी पार्टीज़ जो कि आपस में मिलके जिनकी जो सरहदें हैं, जो कि वो कैरेज बाय गुड्स बाय एयर या कोई चीज़ ले जा रही है या लेके आ रही है, या पैसेंजर के लिहाज से उनको जो है वो एक इजाज़त मिली हुई होती है एक वर्सा कन्वेंशन रूल्स के मुताबिक। और पाकिस्तान भी जो है वो वर्सा कन्वेंशन पार्टी का हिस्सा है और हाई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है। ठीक है, इंटरनेशनल कैरेज। इंटरनेशनल कैरेज मीन्स एनी कैरेज इन विच द प्लेस ऑफ डिपार्चर एंड द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन आर लोकेटेड विद इन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ 2 हाई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ और विद इन दी जुरिडिक्शन ऑफ सिंगल हाई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। कि इंटरनेशनल कैरेज का वो मतलब कहता है कि जहाँ पर जो चीज़ें हैं जो डिपार्चर के लिहाज से प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है और जो लोकेटेड की जाती हैं टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के लिहाज से,
कि जो इलाक़ाई जो उनके कानून हैं, जो ज़वाबित हैं, जो नज़्म व ज़ब्त हैं, उसके लिहाज से जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ हैं दोनों मुल्कों की, वो और इसमें एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी भी हो सकती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो कहता है कि दोनों तरफ से जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हैं वो उसका हिस्सा हों। If there is an agreed stopover within the territory of another state, even if that state may not be a high contracting party, कि उसमें वो कहता है कि अगर कोई दूसरी रियासत के इलाके में कोई इत्तफाक़ रहे जो उनका जो हाई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के लिहाज से जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो जाता है, तो इस लिहाज से फिर उसको हाई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी में उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डॉक्यूमेंट्स ऑफ कैरेज। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर टू बी इशूड व्हेन गुड्स एंड पैसेंजर्स आर कैरिड बाय एयर। वो कहता है कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इशूड किए जाते हैं जब जो गुड्स हैं या पैसेंजर्स हैं जो सफ़र करते हैं बाय एयर, ठीक हो गया। पैसेंजर टिकट्स कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। जो पैसेंजर को टिकट दिया जाता है ना, जो पैसेंजर अगर सफ़र कर रहा है तो उसको एक टिकट इशू किया जाता है, तो उस पर ये चीज़ें वो कहता है कि मेंशन होती हैं। द प्लेस एंड डेट ऑफ इशू, प्लेस होगी जो डेट है कब इशू किया गया। द प्लेस ऑफ डिपार्चर एंड डेस्टिनेशन, कि कहाँ से डिपार्चर है, कहाँ जाना है। अगर हम देखें तो कहीं पे हम अगर लोकली भी सफ़र करते हैं और टिकट ले रहे होते हैं बस की, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें लिखी जाती हैं। नाम है, कहाँ से कहाँ तक की है, किस डेट की है, ठीक है, कितने पैसेंजर होंगे, कितनी सीट्स हैं, ठीक हो गया। तो इसमें भी ऐसे ही है कि द एग्रीड स्टॉपिंग प्लेसेस, द नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द कैरियर और कैरियर्स आर स्टेट दैट द कैरेज इज़ सब्जेक्ट टू द रूल दैट लायबिलिटी। स्टॉपिंग एग्रीड स्टॉपिंग प्लेसेस वो कौन से होते हैं कि means those places other than the place of departure and the destination set forth in a ticket or an airway bill as scheduled stopping places on the passengers routes or showing in charter contract। के मुतफ़िका मकामात पर रुकने वाले मकामात का मतलब वो ऐसी जगह हैं जहाँ रवानगी और मंजिल के अलावा टिकट या हवाई रास्ते के बिल में तयशुदा मुसाफिर के रास्ते पर रुकने वाले मकामात के मुताबिक या चार्टर मुआहदा में दिखाया गया। जो हमारी फ़्लाइट है किस रास्ते से जाएगी, किस मकाम पर रुकेंगी, ठीक है, और किस जगह से होते हुए हम वहाँ पर जाएंगे और कितने स्टॉप आएंगे, ठीक हो गया। नेम एंड एड्रेस होगा कैरियर्स का, ठीक है, कि खुदा न खास्ता अगर हमें कोई नुकसान हो जाता है तो उसकी जो डिटेल होती है, कुछ भी ऐसा कोई नागहानी सिचुएशन जो है हमें फेस है तो उस लिहाज से, ठीक है। और जो स्टेटमेंट है कैरेज के लिहाज से रूल्स एंड रेगुलेशंस और उसकी लायबिलिटीज़ के बारे में। उसके बाद है जी लगेज टिकट। द लगेज टिकट कंटेन्स फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ये भी उसी तरह की उसकी इंफॉर्मेशन होगी कौन कौन सा सामान है। द प्लेस एंड डेट ऑफ इशू वही है जो पहले हम पढ़ चुके हैं। द टाइम ऑफ डिपार्चर एंड ऑफ डेस्टिनेशन, द नेम एंड एड्रेस ऑफ कैरियर, द नंबर ऑफ पैसेंजर टिकट्स, द नंबर ऑफ पैसेंजर टिकट्स, ठीक हो गया। द स्टेटमेंट दैट कैरेज इज़ अबाउट टू रूल्स अबाउट लायबिलिटी, द नंबर एंड वेट ऑफ द पैकेजेस, कि उसको किस जगह लेके जाना है, कहाँ पे ये इशू हुआ, कौन सी डेट थी, कौन सी उसकी डेस्टिनेशन होगी, कौन सा एड्रेस होगा और कैरियर का एड्रेस आ जाएगा, और उसके बाद नंबर ऑफ़ पैसेंजर टिकट्स आ जाएंगे और स्टेटमेंट आ जाएगी सब्जेक्ट टू रूल्स अबाउट लायबिलिटी, ठीक हो गया। द नंबर एंड वेट ऑफ द पैकेजेस, नंबर और वेट के लिहाज से जो भी पैकेजेस जा रहे हैं। द वैल्यू एज डिक्लेयर्ड बाय द पैसेंजर ऑफ द बैगेज बुक, द स्टेटमेंट डेट द डिलीवरी विल बी मेड टू द बैरियर ऑफ द टिकट्स, ठीक हो गया। ये सारे उसमें क्या है कि पर्टिकुलर्स मौजूद होंगे, ये जो डिटेल है वो दी गई होगी। ये किस लिए डिटेल दी जाती है कि अगर खुदा न खास्ता
कोई लॉस हो जाता है, जैसे कि कोई एयर क्रैश खुदा ना खास्ता हो जाता है, या कोई सामान आपका गुम हो जाता है, या पैसेंजर जो है या जिसके पास गुड्स जा रही हैं, ऐसे कर लेते हैं कि जिसके पास गुड्स जा रही हैं अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो ये फिर जो डिटेल है वो बाद में फिर उसको हम आगे चल के देखेंगे कि वो किस तरह से काम आती होती है। एयरवे बिल, एयर कंसाइनमेंट नोट, ठीक हो गया। एयरवे बिल भी होगा उस लिहाज से। एवरी कैरियर ऑफ कार्गो हैज़ अ राइट टू गेट एयरवे बिल। जो भी कैरियर है, जो भी वो कार्गो कर रहा है, उस लिहाज से वो एयरवे बिल लेगा। द एयरवे बिल शैल बी मेड इन 3 ओरिजिनल पार्ट्स। उसके 3 ओरिजिनल पार्ट्स होंगे। द फर्स्ट पार्ट शैल बी फॉर द कैरियर। जो पहला होगा वो कैरियर के लिए होगा, जो दूसरा होगा वो कंसाइनी के लिए होगा, जो थर्ड पार्ट होगा वो होगा कंसाइनर के लिए। कंसाइनर कौन था? जो सामान भेज रहा है, ठीक है, जो सामान बेच रहा है और वो कैरियर के हवाले कर रहा है कि आप जाके इसको फ़लाँ जो बायर है, जो कंसाइनी है, उसको आपने दे देना है, ठीक है। कंसाइनी क्या है? वो कौन होगा? जो सामान को ख़रीद रहा है। द कैरियर हैज़ द राइट टू गेट एयरवे बिल्स ऑफ ईच पैकेज सेपरेटली। अगर एक से ज़्यादा पैकेजेस हैं तो जो कैरियर है उसको ये राइट हासिल है कि वो एक से ज़्यादा जितने भी पैकेजेस हैं उनका सेपरेट करके जो बिल है वो ले सकता है, ठीक है। कंटेंट ऑफ एयरवे बिल। अब जो इसके भी कंटेंट आ गए हैं कि एयरवे बिल के कौन कौन से कंटेंट होंगे, ये भी सेम होगा उसी तरह से। जो प्लेस है, जो डेट है और कब ये एग्जीक्यूशन हुई उसकी, ठीक है। प्लेस ऑफ डिपार्चर हो गया, डेस्टिनेशन हो गया कि कहाँ से रवानगी है, किस मंजिल तक इसको लेके जाना है। एग्रीड स्टॉपिंग प्लेसेस, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंसाइनर, ठीक है। द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्स्ट कैरियर। जो कंसाइनर पहले उसको गुड्स दे के गया कैरियर के पास, ठीक है, आप फ़लाँ जगह पहुंचा दें, जो फर्स्ट कैरियर होगा उसका भी नाम उस पर दर्ज होगा। द नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंसाइनी, द नेचर ऑफ गुड्स, किस नेचर की गुड्स थी, द नेम, द नंबर ऑफ पैकेजेस, मेथड्स ऑफ पैकिंग एंड द पर्टिकुलर नंबर अपॉन देम। किस तरह की पैकिंग की गई है और नंबर ऑफ पैकेजेस वो भी वहाँ पे मेंशन किए जाएंगे। क्या वेट है, किस क्वांटिटी में हैं और क्या वॉल्यूम्स ऑफ गुड्स हैं। द कंडीशन ऑफ द गुड्स एंड द पैकिंग, जब वो पैकिंग किया गया, जो गुड्स थी जो पैकिंग की गई उस वक्त उस गुड्स की क्या कंडीशन थी, ठीक है। ऐसा तो नहीं था कि कोई ब्रोकन गुड्स दी गई हों, ठीक है, और वहाँ पे जब क्लेम आए तो हम उसे माने ही ना। तो जिस कंडीशन में हम उसको पैक कर रहे हैं वो कंडीशन भी मेंशन करना लाजमी होगा। द फ्रेट डेट एंड प्लेस ऑफ पेमेंट एंड पर्सन हु इज़ टू पे। जो फ्रेट होगा, डेट, प्लेस, पेमेंट के लिहाज से किस शख्स ने करनी है, कैसे करनी है। इफ़ द गुड्स आर सेंट फॉर पेमेंट ऑन डिलीवरी, द प्राइस ऑफ द गुड्स। अगर प्राइस ऑन डिलीवरी है तो उसकी प्राइस लिखी जाएगी गुड्स की। द अमाउंट ऑफ द वैल्यू डिक्लेयर्ड, जो भी वैल्यू डिक्लेयर्ड की गई है वो जो अमाउंट थी वो भी मेंशन की जाएगी। द नंबर ऑफ द पार्ट्स ऑफ द एयर कंसाइनमेंट नोट, द डॉक्यूमेंट्स हैंडेड टू द कैरियर टू अकम्पनी द नोट, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें दी जाएंगी, उस पर मेंशन की जाएंगी जो एयरवे बिल होगा। द टाइम फिक्स्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ द कैरेज एंड रूट टू बी फॉलोड, अ स्टेटमेंट दैट द कैरेज इज़ सब्जेक्ट टू द रूल्स अबाउट लायबिलिटी, ठीक है, कि जो रूल्स अबाउट लायबिलिटी के लिहाज से जो स्टेटमेंट है वो, और कब कंप्लीशन होगा, कितने दिन में हम इसको पहुंचाएंगे, कौन सा रूट फॉलो किया जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ़ पार्ट्स ऑफ द एयर कंसाइनमेंट नोट, ये भी उसमें शामिल होगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स जो हैंडेड ओवर किए जाते हैं कैरियर को, वो एक नोट के तौर पे वो भी उसमें मेंशन किए जाएंगे। उसके बाद आ जाता है जी राइट ऑफ डिस्पोजिशन ऑफ कंसाइनर। द कंसाइनर हैज़ अ राइट टू डिस्पोज ऑफ द कार्गो बाय विड्रॉइंग इट एट द एयरपोर्ट ऑफ डिपार्चर और डेस्टिनेशन, और बाय स्टॉपिंग इट in the course of its journey on any
or by calling for it to be delivered at the place of destination or in the course of journey to a person other than the consignee named in the airway bill। के वो कहता है कि कंसाइनर जो है ना वो उसको डिस्पोज ऑफ भी ख़त्म भी कर सकता है, जो उसकी कार्गो है उसको विड्रा कर सकता है। ठीक है, अगर वो उसकी गुड्स जो हैं वो इन द कोर्स ऑफ जर्नी हैं, रास्ते में हैं, तब भी वो उसको स्टॉप करा सकता है, या वो जिस जगह पहुंच गई हैं चाहे एयरवे बिल पे कंसाइनी का नाम ही क्यों नहीं लिखा हुआ। ठीक है, यानी कि जब वो चाहता है, उसके जहन में आता है कि कोई भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो स्टॉप करना चाहता है, उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहता है, उसको विड्रा करना चाहता है, तो वो कर सकता है। राइट ऑफ कंसाइनी। The following are the rights of consignee. The consignee has a right to receive notice from the carrier as soon as cargo arrives at the place of destination. कि जो कंसाइनी है उसको हक हासिल है कि वो नोटिस रिसीव करे कैरियर की तरफ से जब तक के गुड जो हैं उसको रिसीव नहीं हो जाती। ठीक हो गया। द कंसाइनी कैन गेट डिलीवरी ऑन द पेमेंट ऑफ चार्जेस। जब कंसाइनी ने डिलीवरी के चार्जेस पे कर दिए हैं तो उसका राइट है कि वो फिर जो चीज़ है वो हासिल कर ले। इन केस ऑफ लॉस द कंसाइनी में इन्फोर्स हिज राइट। अगर कोई लॉस हो जाता है या कोई स्टॉपेज हो जाता है तो उसमें कंसाइनी जो है वो इन्फोर्स कर सकता है अपने राइट को। लाइबिलिटी ऑफ अ कैरियर। इन केस ऑफ डेथ और वाउंडिंग ऑफ अ पैसेंजर ऑन बोर्ड द एयरक्राफ्ट और ड्यूरिंग embarkation or disembarkation, the liability per passenger is up to 250 francs. This amount shall be converted into Pak rupees at the current exchange rate. कि in case of death, अगर किसी पैसेंजर की डेथ हो जाती है और वो ज़ख्मी हो जाता है ऑन बोर्ड एयरवे एयरक्राफ्ट और ड्यूरिंग इम्बार्केशन और डिसइम्बार्केशन। इम्बार्केशन कहते हैं कि जब सवार होना या उतरना। ठीक है, द लाइबिलिटी पर पैसेंजर इज़ अप टू 2,50,000 फ्रांक्स। ये फ्रांस की एक करेंसी है उसके मुताबिक, और जब ये वाक़या हुआ होगा, कोई डेथ हुई होगी या कोई वो ज़ख्मी हुआ होगा, तो उस वक्त के जो सिक्का राइजुल वक्त जो करंट एक्सचेंज रेट होगा पाकिस्तानी करेंसी के लिहाज से, तो फिर उसे उसमें कन्वर्ट करके दिया जाएगा पैसेंजर को। ठीक हो गया। इन केस ऑफ डैमेज ऑफ एनी रजिस्टर्ड बैगेज और कार्गो ड्यूरिंग द कैरेज द लाइबिलिटी पर केजी ऑफ बैगेज इज़ अप टू 250 फ्रांक्स अनलेस द कंसाइनर हैज़ made a special declaration as to the value of the baggage। वैसे वो कहते हैं कि अगर कोई रजिस्टर्ड बैगेज है जिसकी कार्गो की गई थी, अगर वो लॉस हो जाता है तो उसकी लायबिलिटी के तौर पे जो पर केजी चार्ज किया जाता है वो 250 फ्रांक्स होगा। ठीक है, अनलेस के अगर कंसाइनर ने एक स्पेशल डिक्लेरेशन या उसकी वैल्यू जो है वो पुट कर दी गई हो। ठीक है, वो एक अलहदा मैटर है। तो ये भी इस तरह से होगा कि करंट रेट एक्सचेंज रेट को देखा जाएगा, करंट एक्सचेंज रेट को देखा जाएगा, जो भी बन रहा होगा उस लिहाज से उसको जो डैमेजेस होंगे वो उसको अदा कर दिए जाएंगे अगर वो पाकिस्तान से है तो। इन केस ऑफ डैमेज और लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पैसेंजर द लायबिलिटी इज़ लिमिटेड टू 5,000 फ्रांक्स। इन केस ऑफ लॉस या डैमेज पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पैसेंजर, या कोई जो पर्सनल कोई चीज़ थी और वो पैसेंजर के अपने ही इस्तेमाल के लिए थी। ठीक हो गया, तो उसकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है 5,000 फ्रांक्स तक। इन केस ऑफ डैमेज काज्ड बाय डिले इन द कैरिज ऑफ पैसेंजर बैगेज और कार्गो हाउएवर द कैरियर इज़ नॉट लायबल इफ़ इट इज़ proved that all necessary measures were taken and damages were caused by neglect of the passenger। कि जहाँ पे जो कार्गो है वो अगर डिले हो जाती है, अगर वो टाइम पे नहीं पहुँच सकती और उसको
साबित कर देते हैं कि ये हमारी तरफ से लेट नहीं हुआ, ये किसकी तरफ से हुआ है, ये पैसेंजर की नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है। ठीक है, वहाँ पे जो कैरियर है वो लाइबल नहीं होगा उस डिले के लिहाज से, कि वो बता देगा कि जो नेग्लिजेंस हुई है, जो केयरलेसनेस हुई है, वो मेरी तरफ से नहीं हुई, वो पैसेंजर की तरफ से हुई है। सो अगर ये डिले हुआ है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अगर वो साबित कर देता है तो उस पर कोई लायबिलिटी इम्पोज नहीं होती। लायबिलिटी इन केस ऑफ डेथ ऑफ पैसेंजर, द फॉलोइंग इज़ लायबिलिटी इन केस ऑफ डेथ ऑफ पैसेंजर फॉर इंटरनेशनल कैरेज। द रूल कंटेंट इन द फर्स्ट 4 शेड्यूल विल डिटरमाइन द लायबिलिटी ऑफ अ कैरियर इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेथ ऑफ अ पैसेंजर। जो शुरू में ही हमने 6 शेड्यूल पढ़े थे, वो कहता है कि जो फर्स्ट 4 शेड्यूल हैं, ठीक है, वो डिटरमाइन करेंगे लायबिलिटी ऑफ द कैरियर इन रिस्पेक्ट ऑफ डेथ ऑफ अ पैसेंजर। सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 फॉर लोकल कैरेज, द रूल्स कंटेंट इन 5th शेड्यूल विल बी डिटरमाइन द लायबिलिटी ऑफ द कैरियर इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेथ ऑफ अ पैसेंजर। ठीक है, वो कहता है कि जो 5th शेड्यूल था, रूल्स रिलेटिंग टू लोकल एयर कैरेज, वो क्या होगा, वो डिटरमाइन करेगा लायबिलिटी जो भी है कैरियर की इन रिस्पेक्ट ऑफ डेथ ऑफ पैसेंजर। ठीक हो गया। द रूल्स इन 6th शेड्यूल शैल डिटरमाइन फॉर बोथ लोकल एंड इंटरनेशनल कैरेज द पर्सन बाय whom and for whose benefit and the manner in which such liability may be enforced। ठीक है जी, एक तो 5th शेड्यूल का बता रहा था, दूसरा वो कहता है कि जो 6th शेड्यूल है वो डिटरमाइन करेगा बोथ लोकल एंड इंटरनेशनल कैरेज के लिहाज से। ठीक है, कि किसे और किस के लिहाज से बेनिफिट है और किस मैनर से ये लायबिलिटी है वो इन्फोर्स की जा सकती है। यानी कि जो बेनिफिट है किस शख्स को जाता है, किस शख्स को मिलना चाहिए, और जो लायबिलिटी हम इम्पोज करने जा रहे हैं वो किस मैनर में इन्फोर्स की जा सकती हैं। उसके बाद आ जाता है जी प्रोसीजर फॉर रियलाइजिंग डैमेजेस। द पर्सन मस्ट कंप्लेन अबाउट डैमेज ऑफ बैगेज विद इन 7 days फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट। कि अगर उसका जो बैगेज है वो लॉस्ट हो जाता है, गुम हो जाता है, या उसको लगता है कि अब मुझे डैमेजेस वसूल करने चाहिए, तो वो 7 दिन के अंदर वो उसको क्या कर सकता है, कंप्लेन लॉन्च करा सकता है। द पर्सन मस्ट कंप्लेन अबाउट डैमेज ऑफ कार्गो विद इन 14 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट। जो कंप्लेन है वो 7 दिन के अंदर होगी डेट ऑफ रिसीट से, और कंप्लेन अबाउट डैमेजेस होगा उससे करते हैं कि द पर्सन मस्ट कंप्लेन अबाउट डैमेजेस ऑफ बैगेज। जहाँ पे कंप्लेन है बैगेज के लिहाज से, तो वो 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट, 7 दिन के अंदर की जाएगी जब डेट ऑफ रिसीट बनाई गई थी। ठीक है, बट इन केस ऑफ कंप्लेन अबाउट डैमेजेस ऑफ कार्गो, वहाँ पे डैमेजेस ऑफ बैगेजेस था, यहाँ पे डैमेजेस ऑफ कार्गो है, वो कितने दिन में होगी, वो 14 दिन में होगी फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट। इन केस ऑफ डिले कंप्लेंट मस्ट बी मेड विद इन 21 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द बैगेज और कार्गो हैज़ डिलीवर्ड टू द कैरियर। कि इन केस ऑफ डिले, अगर आपको लगता है कि आपकी जो कार्गो है, जो बैगेज था, वो डिले हो रहा है, तो आप विद इन दी 21 days जब आपने जो बैगेज और जो कार्गो थी वो कैरियर को डिलीवर्ड की थी, उसके बाद आप कंप्लेंट जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। एवरी सच कंप्लेंट मस्ट बी मेड इन राइटिंग विद इन दी स्टेटेड पीरियड्स। कि एक तो वो राइटिंग फॉर्म में होनी चाहिए, और जो पीरियड्स, जो स्पेसिफाइड पीरियड्स उसमें बयान किया गया है उसके मुताबिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ 7 days लिखा हुआ तो हम 8 days के बाद चले जाएं, 14 है तो हम 15 या 20 days, या महीने बाद 21 है तो फिर हम 2 महीने बाद चले जाएं। ठीक है, वो कहता है ऐसा नहीं होगा। एक तो वो राइटिंग होगा, दूसरा कि वो स्टेटेड पीरियड्स में होगा। द सूट फॉर डैमेजेस मे बी फाइल्ड इन केस ऑफ डेथ और इंजरी
to the passenger, and in case of loss or damages to the baggage or cargo against the last carrier who performed the carriage. जो भी लास्ट कैरियर होगा जिसने जो कैरिज परफॉर्म की हुई होगी उसका उस लिहाज से वो कहता है कि हम सूट फाइल कर सकते हैं इन केस ऑफ डेथ और इंजरी टू द पैसेंजर, या फिर बैगेज और कार्गो के लिहाज से। ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का चैप्टर कैरिज ऑफ गुड्स बाय एयर। बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही शॉर्ट सा चैप्टर था। इसके बाद हम इंशाल्लाह पार्टनरशिप एक्ट करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे किसी भी टाइम डिस्कस कर सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।